आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस पे। व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स व्हेन लाइट ट्रेवल इन द वेव फॉर्म देन वन अनदर फॉर्म फिनोमेना ऑफ द लाइट इज इंटरफेरेंस which related to the superposition of the waves. Now you can see here these graph, green color, red color and violet color, and these are the two waves which are superimposed to each other. And here two patterns are also we can see. S1 S2 is the light source at very short distance. Emerging light are superimposed to each other. Then it will make a constructive interference and another one is destructive interference. जब हम कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो ऑल द वेव्स पार्टिकल्स का एनर्जी, जब एक वेव दूसरी वेव साथ साथ चलती हैं तो किसी पॉइंट पर एनर्जी जो सभी पार्टिकल्स की है वो हाईएस्ट पोजीशन यानी कि एक जगह स्टोर हो जाती है। अनदर दूसरी कंडीशन आप देख पा रहे होंगे जो कि डिस्ट्रक्टिव की है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इंटेंसिटी E1 माइनस E2। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इंटेंसिटी E1 प्लस E2। अब दोनों वेव्स की देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गई है, मिक्सअप हो गई है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम कंडीशन सेम फेज़ में दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, अलग हो गई है। तो सेपरेशन की जो सुपरपोजिशन की जो मेन क्वालिटी है, जब दो वेव्स आपकी देखो यहाँ पर ट्रैवल करती हैं तो एक वेव पोजीशन पे पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। जिस पॉइंट से वो एमिट होगी वो डार्क हो जाएगा और जिस पॉइंट पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो ब्राइट हो जाएगा। और ये जो पैटर्न है बिल्कुल सुपरपोजिशन की वजह से लाइट की स्पीड और लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के सेम फेज और पैटर्न की वजह से वो कंस्ट्रक्टिव्स एक बिल्कुल इंटरवल पॉइंट पर बनता रहेगा और उसी इंटरवल के बिल्कुल सेंटर में आपका डार्क बनता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा अगर हम कोई दीवार बनाएंगे तो अगर हम ऐसी दीवार बनाना चाहते हैं जिसमें एक लाल लीड लगा एक नीली, तो हमारा जो पैटर्न होगा वो लाल के बाद फिर नीली के बाद लाल होगा। तो ऐसे ही जब दो वेव्स का एनर्जी क्या होता है, एक पॉइंट पर एब्जॉर्ब होता है तो अगले पॉइंट पर क्या हो जाता है, एमिट। फिर अगले पॉइंट पर एब्जॉर्ब होगा तो उससे अगले पॉइंट पर एमिट। इस तरीके से ये पैटर्न बन के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो है टर्म पूरा पैटर्न तैयार होता है। आप देख पा रहे हैं ये, हाँ, क्रस्ट है, थ्रो है, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, पूरा ये कलरफुल आपको डिसाइड किया गया है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कंस्ट्रक्टिव का पैटर्न बनेगा और ये डिस्ट्रक्टिव का। कंस्ट्रक्टिव में दोनों की इंटेंसिटी एक जगह आ गई है, सेम उसी पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर अगर हम सेम उसी फेज में देखेंगे तो ये दोनों की इंटेंसिटी क्या हो गई है, अदर डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इंटरनल वेव क्या कहती है कि मान लीजिए E1 जो वेव है हमारी A sin ओमेगा t है और E2 जो वेव होगी वो उससे B sin ओमेगा t प्लस फाई यहाँ पर क्या होगा, दोनों का फेज़ डिफरेंस दिखाया गया है कि कोई एक फेज़ जो है आगे और कोई एक फेज़ पीछे होगा, तब ये सुपरपोजिशन की कंडीशन बनेगी। इसमें A और B जो है एम्पलीट्यूड हैं, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। A और B आपका क्या हो गया है, एम्पलीट्यूड हो गया। ये सारी E1 E2 क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को शो करती हैं, जो कि है वेव्स तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं सभी लाइट वेव्स। तो अप्लाइंग नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैग्नेटिट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वेव निकालते हैं तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कंस्ट्रक्शन के लिए, तो E इज इक्वल टू A sin ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t होगा। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंड करने पर क्या होगा कि ये जो B sin ओमेगा t A प्लस फाई है, इसको हम A प्लस B के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। टोटल हम जब एक्सपेंड करेंगे तो कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर A प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा t प्लस B साइन फाई कोस ओमेगा t इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन में हम फिर जो एक पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रखेंगे, A प्लस बी कॉस फाई को जो है A कॉस थीटा मान लेंगे, इसको B कॉस थीटा मान लेंगे। तो हम नई जो फॉर्म होगी हमारी किसी इक्वेशन की वो बन जाएगी A साइन ओमेगा t प्लस थीटा। इस कंडीशन में आप दे पा रहे हैं कि यहाँ A जो होगा वो हमारी फाइनल रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये फेज़ हो जाएगी थीटा।
अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें ए का निकालना है तो एक तो आप जानते हैं ए का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, अंडर रूट a² + b² 2ab cos phi इसका यूज़ कर सकते हैं। और फाइनल अगर हम tan थीटा निकालना चाहते हैं तो b sin phi अपॉन a + b cos phi को रख करके हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका एक जो डायग्राम शो किया गया है यहाँ पर sin phi और sin phi और b sin phi और a sin थीटा और b cos phi और a cos थीटा दोनों के पोलर कोऑर्डिनेट्स को यहाँ शो किया गया है, जो कि एक एंगल थीटा है और दूसरा फेज एंगल हमारा phi है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो हमारा ये जो इंटेंसिटी का फार्मूला एम्पलीट्यूड का हमने निकाला है E = a² + b², इसी में हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो हमारा एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हमारा फार्मूला है, इसको इंटेंसिटी के फार्मूले में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज A प्रोपोर्शनल टू a², देन I प्रोपोर्शनल टू a² + b² + 2ab। अगर इसी के पैटर्न को अगर हम आगे फॉलो करते हैं तो कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए हमारे पास cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 मैक्सिमम, और मैक्सिमम cos phi के लिए हमारा phi होगा 2πn, वेयर n इक्वल टू होगा 0 1 2 3 4। कॉरस्पॉन्डिंग पाथ जो होगी हमारी वो डेल्टा x = λ/2 × 2n phi, यहाँ पर डेल्टा x = n × लैम्डा मिलेगा, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से I मैक्सिमम हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू a + b का होल स्क्वायर। दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को लेने के लिए हमारा cos phi क्या होगा, हमारा -1 होगा, और cos phi -1 लेने के लिए हमारा 2n + 1 × π, ये हमारी phi को सेटिस्फाई करेगा। इससे हमारा n जो होगा वो 0 1 2 3, हम इस पर 0 1 2 3 लेंगे, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस जो होगा इस phi = 2n + 1 × phi के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये बनेगा डेल्टा x = n + 1 × λ/2। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा पाथ डिफरेंस जो बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा x = n × लैम्डा, डायरेक्ट हमारा n से लैम्डा का मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है a + b का होल स्क्वायर, और इसमें बनेगा आपका 2n + 1 × λ/2, जहाँ पर हमारी इंटेंसिटी जो है मिनिमम बनेगी a - b के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अगर हम दोनों को यहाँ पर एक फार्मूले में करते हैं, एक रेशो निकालते हैं, तो I max / I minimum का फार्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने पुट किया है। अब अगर हम चाहें तो a यहाँ पर कॉमन ले लें, b को ऊपर से नीचे से कॉमन लें तो a/b + 1 हो जाएगा, a/b - 1 हो जाएगा। अगर हम a/b को r मान लें तो रेशो r + 1/r - 1 का होल स्क्वायर लिया जाएगा। अगर इसकी एम्पलीट्यूड की जो वेरिएशन है उसको हम रखते हैं I प्रोपोर्शनल a², तो इस हिसाब से a = बन जाएगा √W1/W2, या आप √I1 भी कह सकते हैं। तो I1/I2 = a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू W1/W2। ये फार्मूले हम जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस हो गया, ये I max हो गया, I minimum हो गया। इस तरीके से फार्मूले का वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंटरफेरेंस की बात, इंटरफेरेंस का इंट्रोडक्शन और इंटरफेरेंस की इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम। इस टॉपिक में अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ लगता है कि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अटेंडेंस अपनी ग्रुप में ज़रूर दें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे।